नमस्कार, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टैक्स मंत्र, जिसमें कि हम आपके जो टैक्स से जुड़ी छोटी छोटी उलझनें हैं वो इस शो में शामिल करेंगे। और साथ ही अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। हमारी एक मेल आईडी है जो कि लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती रहेगी, उसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और आज हम बात करेंगे ईपीएफओ से जुड़े जो नए नियम आए हैं उस पर। कर्मचारियों के लिए ये एक बहुत अहम खबर है, तो आपके लिए ध्यान से सुनना काफ़ी ज़रूरी है। अब ज़्यादा पेंशन के लिए ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है और ईपीएफओ ने अपने जितने भी ऑफिस हैं उनको ये निर्देश भी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि अब आप कुल बेसिक सैलरी के हिसाब से पेंशन फंड में जो योगदान है वो बढ़ा सकते हैं। अब वो किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसका प्रोसेस क्या है, ये क्यों किया गया है, ये सब कंफ्यूजन आपके दिमाग में भी होगा और इससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, ये भी हम आज इस शो के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं taxplanet.com के को फाउंडर और सीईओ सुधीर कौशिक। सुधीर जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो ये जो टॉपिक है आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने सर्कुलर जारी किया। पहले 3 मार्च थी डेडलाइन इसकी, लेकिन अब चलिए वो एक्सटेंड कर दिया है, तो जिससे हमारे पास समय मिल गया इस चीज़ को और डिटेल में समझने के लिए। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, ये ईपीएफओ की तरफ से ये ऑर्डर है क्या एग्जैक्टली, ये हमें बताइए। तो ईपीएफओ जो एक कुछ कर्मचारी थे या जो एम्प्लॉयज थे, वो 1 सितंबर 2014 से पहले अगर उसमें उन्होंने कोई जॉब कर रहे थे और वो ईपीएफ में ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, उन लोगों ने कुछ ने एक हायर पेंशन का ऑप्शन था 1 सितंबर 2014 से पहले, वो ऑप्ट नहीं किया था। अब जब ऐसे में वो लोग रह गए थे, उनको फिर से ऑप्शन दिए कि अभी आप चाहें तो इसमें ऑप्ट कर सकते हैं। और हायर पेंशन का मतलब है, पहले पेंशनेबल जो हमारी जो सैलरी होती थी वो 15,000 पे फिक्स थी, उससे पहले वो 6,500 थी, उससे पहले 5,000 थी। तो कम पेंशन बनती थी जो लोगों ने ऑप्ट नहीं किया उस समय। अब सरकार ने कहा या जो ईपीएफओ ने कहा कि हम अलाउ करते हैं कि आप पेंशनेबल सैलरी नहीं, आप उससे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूट कर रहे थे पीएफ में, कंट्रीब्यूशन आपका ज्यादा था, तो आप पेंशन में भी ज्यादा ले सकते हैं। यानी कि बेसिक पे प्लस डीए को आप मान सकते हैं। सपोज करो मेरी बेसिक से 40,000 है और मेरी जो पेंशनेबल सैलरी है वो 15,000 है, तो ऐसे में अब मेरी पेंशन कैलकुलेट हो सकती है 40,000 पर, जो कि पहले होती थी सिर्फ 15,000, जो कि मैक्सिमम लिमिट थी। तो ये एक बड़ा फायदा हुआ है। जो लोग पेंशन इनकम सरकार की तरफ से या गारंटीड, जिसे हम कहें कि इतनी पेंशन मुझे मिलेगी या मेरे बाद मेरे परिवार को मिल सकती है, ये एक इसका बहुत ही अच्छा वो है। लेकिन फिर भी इसको जिन लोगों को भी ऑप्ट करना है, वो ये बस सबसे बड़ी बात ध्यान रख लें, आपके पीएफ से पैसा जाएगा। ऐसा नहीं है कि सरकार कोई एडिशनल कुछ आपको दे रही है। यस, इसमें कुछ गारंटी है जो कि बाकी स्कीम्स में नहीं है, और वो पेंशन आपके परिवार के बाद आपके बाद आपके परिवार को मिलती है। ये इसकी बहुत ही अच्छी चीजें हैं। पर पैसा आपका ही है, तो यानी कि जो प्रोविडेंट फंड का जो लमसम पैसा मिलना था वो अब आपको घट जाएगा अगर आप हायर पेंशन में जाएंगे। और हो सकता है कुछ लोगों को कंट्रीब्यूट भी करना पड़े। अगर मैंने हायर पेंशन ऑप्ट किया और मेरे जो प्रोविडेंट फंड में पैसा कम है पेंशन के लिए, तो सरकार मुझसे मांग भी सकती है कि भाई पहले और कंट्रीब्यूट करो। तो ये भी ध्यान रखना है कि आप हायर पेंशन की जब भी अपनी ऑप्ट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयर के साथ, तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें और अपने कितने साल आपकी सर्विस हो चुकी है, मिनिमम 5 इयर्स आपको जरूरी है, उसकी एवरेज के बेस पे ही होगी। और 1 सितंबर 2014 से पहले आप इसमें ऑप्ट होना चाहिए, ये भी जरूरी है। इसको थोड़ा और डिटेल में हमें समझाइए कि पहले क्या नियम था और अब ये नए नियम लाने की जरूरत क्या पड़ गई। जो लोग 1 सितंबर 2014 से पहले ऑप्ट नहीं कर पाए थे, उन लोगों की शिकायत थी, या वो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, रिटायर ही नहीं हुए हैं। ऐसे भी है ना जो 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर हुए हैं, तो उनको ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं थी। उनके पास ये ज्वाइंट ऑप्शन की अपने एम्प्लॉयर के थ्रू हायर पेंशन की ऑप्शन नहीं थी, जबकि वो कंट्रीब्यूट हायर कर रहे थे। अब उन लोगों को राहत दी है कि आप भी चाहें तो ऑप्ट कर सकते हो। तो पहले ये हमारी मार्च 3 तक की डेट थी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये 4 नवंबर 2022 को डिसीजन दिया है कि भाई जिन लोगों को रिटायरमेंट 1/9/2014 के बाद हुई है, वी हैव टू गिव ऑप्शन टू देम ऑल्सो। उनको भी ऑप्शन होना चाहिए कि वो हायर पेंशन ले सकें, या वो जो एग्जिस्टिंग अभी काम भी कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं।
लेकिन उससे पहले ऑप्ट किया जरूरी है। अगर मैंने पहले कंट्रीब्यूट ही ज्यादा नहीं किया है, मैं 15,000 के हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रहा था पीएफ में पेंशनेबल सैलरी के साथ, तो मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूं, ये भी ध्यान रख लें आपने, यानी कि ऑलरेडी कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, हाँ पेंशन आपकी कैलकुलेट नहीं हो रही थी, जो अब हो जाएगी। तो ये इसमें एक बेनिफिट किया है जो लोग रह गए थे, और ये लोग बार बार शिकायत कर रहे थे, कोर्ट में जा रहे थे कि हम भी एलिजिबल हैं, हम ऑप्ट करना रह गया ज्वाइंट ऑप्शन, जैसे आज भी हमें कुछ लोग रह जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी और ईपीएफ को निर्देश दिए कि आप ऐसी सुविधा प्रोवाइड करें। अभी वो ऑनलाइन ऑप्शन दे दिए सरकार ने। वो ऑनलाइन ऑप्शन में शायद कुछ कैलकुलेशन में अभी भी मैं कहूंगा कि इतनी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि पुराना फार्मूला ही लोग अभी अपना रहे हैं। शायद इसमें कुछ चेंजेस भी ला सकता है जो ईपीएफओ है उस पर, और 1-2 दिन शायद हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी इसमें ऑनलाइन ऑप्शन आ गई है। बट वो पेंशन एग्जैक्टली क्या कैलकुलेट होगी या कितनी होगी, अभी पुराने रूल से देखेंगे तो जितनी मेरी सर्विस मैंने कंप्लीट की है, सपोज करो मैंने 30 इयर्स कंप्लीट किए हैं, तो मेरी जो पेंशनेबल सैलरी थी पहले उसके ऊपर कैलकुलेट होता था 15,000 के ऊपर, और 30 से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाय 70, तो ये मेरी हो जाती थी कैलकुलेट पेंशन। तो वो मान लो हमारी जो भी बनती थी 6,000 के करीब, 7,000 के करीब बनती थी। अब वो क्योंकि मेरी बेसिक सैलरी प्लस डीए पे बनेगी, अब वो लिमिट नहीं है पेंशनेबल सैलरी की मेरे लिए, तो मेरी वो जो पेंशन है वो 7,000 से बढ़कर के क्या हो जाएगी, लगभग 21,000। तो मैं लगभग 3 गुना पेंशन पाऊंगा, लेकिन वो पेंशन मेरे पैसे में से आएगी। तो इसका पूरा ध्यान रखें, और ये उन्हीं लोगों के लिए है ओके। जो हाँ 1 सितंबर 2014 से पहले भूल गए थे और अभी भी वो काम कर रहे हैं, या 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर हुए हैं। दोज हु रिटायर्ड बिफोर सितंबर 2014 और हाँ उन्होंने एक्सरसाइज नहीं की, उनको नहीं मिलेगी ये ऑप्शन, वो चली हाँ गई उनकी ऑप्शन। हाँ। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया कि किन के लिए ये सुविधा नहीं है, किन को कौन एलिजिबल नहीं है और कौन एलिजिबल है, ये भी हमने आपको बताया। एक बहुत ही बेसिक सवाल यहाँ पर सुधीर जी करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये जो नया नियम आया है, हमारी नौकरी तो अभी अभी लगी है या फिर 3-4 साल ही हुए हैं नौकरी करते हुए, तो ये नियम मेरे ऊपर किस तरह से अप्लाई होगा, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? तो उनके लिए तो अभी वो नियम नहीं है, क्योंकि जिनके लिए 1/9/2014 से पहले मैं ऑप्ट किया होना चाहिए, उसमें एक्सरसाइज होनी चाहिए, मेरे अपने एम्प्लॉयर के साथ एक्सेस कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो ये उन्हीं के लिए है। अभी तो सरकार ने क्या है, एनपीएस पे ज्यादा जोर दिया है, तो जो लोग रह गए हैं मैं उनको कहूंगा कि एनपीएस से एडिशनल डिडक्शन भी लें और हायर रिटर्न भी लें। तो वो अभी मेरी राय तो उनके लिए ज्यादा यही है, जो रह गए हैं वो एनपीएस की तरफ अपना ज्यादा ध्यान रखें, या फिर जो सीनियर सिटीजन स्कीम्स हैं उसमें अपना पैसा रख करके, वहां भी जो इंटरेस्ट रेट्स है वो उसकी लिमिट भी सरकार ने बढ़ा दी है, डबल कर दी है, 15 लाख की लिमिट से 30 लाख कर दी है। प्रधानमंत्री व्यय योजना है, और थोड़ा बहुत पैसा म्यूचुअल फंड में रखना एक सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन से बेहतर रिटर्न देता है। और हमारे पास रिटायरमेंट में भी क्या होता है, हमें लगता तो ऐसा है कि पैसा सेफ से, लेकिन हम रहते तो 60 साल से, अगर मैं 80 साल की उम्र को एवरेज मान लेता हूँ, 70 से ज्यादा हो चुकी है, तो 15-20 साल का टाइम बहुत है। उसमें इक्विटी के जो रिटर्न्स हैं वो बाकी सबको बीट कर जाएगी, इसलिए आप घबराएं नहीं, थोड़ा बहुत पैसा म्यूचुअल फंड में भी रखें और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान से भी अपना मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सजेशन उनके लिए जिन्होंने अभी अभी नौकरी करना शुरू की है या फिर ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 3-4 साल का समय हुआ होगा, उनके लिए ये सजेशन है। अब अगर हम वैसे अपने ग्राफिक्स के ज़रिए भी लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रोसेस है, और ऑनलाइन भी काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन सुधीर जी एक बार आपसे भी समझना चाहेंगे, अब किसी को नए प्रोसेस में आना हो, नए ऑर्डर को ऑप्ट करना हो, तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस है, ओवरऑल प्रोसेस क्या है, किस तरीके से शुरुआत करें? जो आपका एम्प्लॉयर है आपको उसको कनेक्ट करना है, क्योंकि ईपीएफ की जो आपकी जो डिडक्शन है वो एम्प्लॉयर के थ्रू है, और ऑप्ट करने के लिए भी उसी के थ्रू होगी आपकी ऑप्शन। आपको अपने एम्प्लॉयर को कनेक्ट करना है दैट आई एम इंटरेस्टेड इन हायर पेंशन, और वहां पर एक ज्वाइंट आपको उसमें ऑप्ट करने की ऑप्शन है, और उसके अंदर ये ऑनलाइन है, आपको कहीं आना जाना नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को ये इसके लिए और पुराने डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे वेरीफाई करने के लिए कि हाँ मैं एक्सेस कंट्रीब्यूट कर रहा था। ऐसा नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट अब आप कहोगे कि मुझे नहीं देने हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि वो वेरीफाई भी कर सकता है डिपार्टमेंट कि आपने एक्सेस कंट्रीब्यूट किया था या सिर्फ पेंशनेबल सैलरी तक किया था। अगर आपने पेंशनेबल सैलरी के हिसाब से किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे हायर पेंशन के लिए, कि मैं अब डाल देता हूं पैसा, नहीं, आप शुरू से ही आप एक्स्ट्रा
उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो पीएफ में, क्योंकि वहीं से पैसा एक्स्ट्रा जो पीएफ में आपने किया है उसको ही ये डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपको लमसम लेने के बजाय अब आप उसको पेंशन के रूप में ले सकते हैं। और जिन लोगों की कम पेंशन बनती है उनके लिए ज्यादा हम सलाह देंगे कि वो लें, क्योंकि उसमें पेंशन में एक बात ध्यान रखना है कि ये जब मिलेगी तो टैक्सेबल है। तो ये हर महीने जो हमें मंथली पेंशन मिलती है ये हमारी स्लैब रेट पे जैसे सैलरी टैक्सेबल होती है वैसे ही पेंशन भी टैक्सेबल होगी। हाँ, अगर मेरे परिवार को मिलती है, फैमिली पेंशन है, तो क्या होगा, तो ये मेरी अदर इनकम में जाएगी, मतलब उस जिसको मिलेगी, वाइफ को या जो भी हमारे हस्बैंड को या बच्चों को। और अगर किसी के हैंडीकैप बच्चे या डिसेबल हैं तो उनको भी ये पेंशन मिलती है, और वो पेंशन उनके 25 साल की जो एज है। तो इसकी ये जो खास बात है वो ये कि आपका परिवार भी सुरक्षित हो जाता है। बाकी जगह ऐसा नहीं है कि आपके परिवार को भी पेंशन आपके बाद मिले। तो इसलिए जिनका अपनी फैमिली में ज्यादा सिक्योरिटी देना चाहते हैं या वो बिल्कुल डिपेंडेंट है आप पर, तो उनके लिए भी जरूरी है। पर अगर आपके पास कोई ऑप्शन है और आपकी इनकम हायर है तो आप अपने पैसे को यहाँ पर पेंशन में ना लगाएं, फिर आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में या प्रॉपर्टी में, रेंटल इनकम में यू कैन इन्वेस्ट देयर, क्योंकि यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा, जबकि रेंटल इनकम में 30% डिडक्शन है और एप्रिसिएशन पे कोई टैक्स नहीं है। तो आप अपनी सिचुएशन देख लें कि मेरे पास कितनी ऑलरेडी इनकम है। मेरी इंटरेस्ट इनकम ही अगर मान लो 5 लाख 10 लाख से ज्यादा है तो वो तो मेरी वैसे ही टैक्सेबल होगी। अब ऊपर से पेंशन भी मैं ऐड कर लूंगा तो सब कुछ ही टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसको देखना है। बिल्कुल। तो काफी सारी निटिग्रिटीज हैं जिसको कि समझने की जरूरत है, इस वजह से ये जो डेडलाइन थी वो भी बढ़ा दी गई है और आप उस हिसाब से इसको लेकर निर्णय ले सकते हैं। तो सुधीर जी, एक चीज पे समझना चाहेंगे, सवाल आ रहा है मन में कि आपने बताया कि पेंशन तो टैक्सेबल होती है, तो फिर कोई क्यों इसको ऑप्ट करेगा, वो फिर ज्यादा पेंशन के लिए, मतलब ये जो नए नियम लाए गए इसका फायदा क्या होगा अगर टैक्स के लिहाज से बात करें तो? देखो, जो पेंशन है वो सरकार की एक डिफाइंड बेनिफिट है। डिफाइंड बेनिफिट का मतलब होता है ये मिलेगी, हर हालत में मिलेगी। एफडी में भी मेरा पैसा बैंक अगर ले जाएगा मान लो तो 5 लाख तक की गारंटी है, उसके ज्यादा की नहीं है। जबकि यहाँ पर मेरे को पेंशन नहीं, मेरे फैमिली को भी गारंटी है। सबसे ज्यादा तो सेफ्टी आ गई। दूसरा, हर आदमी की इनकम तो इतनी नहीं होगी। अभी तो 7 लाख तक तो आपके पास टैक्स ही नहीं है कोई, ठीक है। तो अगर आप चाहें, आपकी इनकम ही 50,000 60,000 से ज्यादा नहीं आ रही है, तो ये जो पेंशन है और कोई अदर इनकम ज्यादा नहीं है, तो उनके लिए तो जीरो टैक्स है। तो उसके बाद भी अगर लोअर टैक्स स्लैब पे जा सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम में। ऐसा नहीं है कि इसका फायदा नहीं है, बल्कि लोगों के लिए बहुत फायदा है। जरूर देखना चाहिए कि जिनको ऑप्शन मिला है और पहले रह गए थे। हम तो रिकमेंड करते हैं कि हर चीज को, अपनी सिचुएशन को कैलकुलेट करें कि मुझे पैसा चाहिए कितना, और अगर मुझे रेगुलर चाहिए तो आप लमसम पैसा लेके करोगे क्या। मान लो आपको 50 लाख या 25 लाख जो भी आपका पीएफ में पैसा इकट्ठा है, आप उसका करोगे क्या। आपने इधर उधर कहीं लगा दिया रिस्क में, क्योंकि एनपीएस में भी 1% का रिस्क तो है ना, वो भी इक्विटी में है। यहाँ वो रिस्क भी नहीं है। यहाँ पर आपको डिफाइंड पेंशन है, उतनी मिलेगी। ये बड़ी अच्छी चीज है। और आपको कुछ हुआ तो आपकी फैमिली को या आपके जो डिसेबल बच्चे हैं या हैंडीकैप्ड हैं अप टू 25 ईयर्स ऑफ एज, उनको भी मिलेगी। तो ये आपको दूसरी जगह बेनिफिट नहीं है। तो इसको आप ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हम यही कहेंगे कि हाँ, जिनकी हायर इनकम है, जिनके पास और ऑप्शंस ज्यादा हैं, वो जरूर देख लें कि क्या उनको कोई कैलकुलेशन में बेनिफिट लमसम इन्वेस्ट और कहीं करने से ज्यादा है। क्योंकि कुछ लोगों के पास इन्वेस्टमेंट इक्विटी की भी, ऐसा नहीं है रिटायरमेंट के बाद बहुत लोगों के पास समय भी होता है और एक्सपीरियंस भी, तो वो इक्विटी से भी, जैसे खासतौर पे मैंने देखा है कुछ आर्मी में या आईटी में जो लोग काम करके रिटायर हुए हैं, उनके पास इक्विटी का एक इंटरेस्ट और रिस्क लेने की कैपेसिटी बिल्ड हो जाती है। वो रिटायरमेंट के बाद भी उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं, जो कि सही है। अगर आप रिस्क को घबराते नहीं है इक्विटी से, तो उसमें रिटर्न ज्यादा है और आपको लमसम पैसा आपके हाथ में आ गया। लेकिन अगर आपने वो पैसा लेकर के एफडी में रखना है तो भाई वो तो आपका, वो भी तो टैक्सेबल है, वो कोई टैक्स फ्री थोड़ी है। तो इसलिए ये मत सोचो कि मैंने एफडी में रखना है तो ज्यादा फायदा होगा, नहीं, वहां पर उतना फायदा नहीं है। आपको सरकार से डिफाइंड बेनिफिट लेने में ज्यादा फायदा है मेरी राय में। बिल्कुल ना। तो एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम जो कि आपकी सैलरी नौकरी के दौरान आ रही थी, वो एज ए पेंशन आती रहेगी आपके पास, तो ये एक फ़ायदा हो जाएगा। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाइए, अपनी सैलरी की डिटेल्स दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। एक एग्जाम्पल सुधीर जी, एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझना चाहूँगी, जैसे कि हम न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम की जब बात करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है
कि हम ऑप्ट आउट कर सकते हैं। अगर हमें न्यू टैक्स रजीम से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो हम ओल्ड टैक्स रजीम में भी जा सकते हैं। इस तरह का ऑप्शन सरकार ने दिया। क्या ये ऑप्शन यहाँ पर भी है? इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? नहीं, अगर अब आप ऑप्ट कर लोगे हायर पेंशन के लिए और फिर से लोअर पेंशन में जाना चाहोगे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पर। अगर आपने अब ऑप्ट किया, क्योंकि वो आपसे पैसा लेंगे इसके बदले में, आपके प्रोविडेंट फंड से ही पैसा ट्रांसफर होगा ईपीएस में, जो आपका पीएफ में पैसा है। और अगर पीएफ कम है तो हो सकता है वो आपसे डिमांड करें कि भाई जो आपकी पेंशन बनती है रूल्स के हिसाब से, आपके पास कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम है, तो आपको और देना भी पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इसको आप दोबारा से वापस चले जाओगे कि मुझे लोअर पेंशन में जाना है। मेरे उसमें अभी तक कहीं रूल्स में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, आप मिस कर सकते हो कि यार मुझे नहीं करना हो, वो आप आज की डेट में, अभी जो हमारी मई 3 तक की जो डेट है, वहां तक आप अपने डिसीजन को इवेलुएट कर सकते हो, रुक सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो। और अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग ना ओवरऑल प्लानिंग में इसको इंक्लूड करके देखो। अगर आपको इसको इंक्लूड करने से सेफ्टी सिक्योरिटी ज्यादा आ रही है, टैक्स आपकी लायबिलिटी नहीं बढ़ रही है, तो फिर ले लेना चाहिए। और अगर मेरे पास टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ रही है और मुझे इतने पैसे की कैश फ्लो की जरूरत नहीं है, सपोज करो मेरा खर्चा कम है या मेरे पास और दूसरी इनकम है, तो मुझे ये रेगुलर क्यों पैसा अपने अकाउंट में मंगाना है? फिर मेरा पीएफ से लेकर के मैंने दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देना है। तो ये हर एक की, कई बार क्या होता है, सिचुएशन अलग है। बच्चे कई बार बाहर सेटल हो जाते हैं और आपको पैसा लेकर के बाहर जाना है, तो आपको ये पैसा यहाँ पर क्यों पेंशन में रखना है? आपको मान लो अपने बच्चों के साथ बाहर रहना है, कुछ लोगों के बच्चे बाहर हैं और वो चाहते हैं कि पेरेंट्स वहां शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ पेंशन में आपको लेकर के फिर उस पर टैक्स दे करके क्या फायदा है? तो यू हैव टू सी योर सिचुएशन। या कई बार हाँ, घर बिल्कुल, में बिल्कुल। शादी तो होती है बच्चों की, समय है अभी तो उसके लिए भी अगर आपको लमसम पैसा चाहिए, तो आप इधर उधर से लोन ना ले, फिर आपके पास अगर एडिशनल फंड्स है तो यहाँ से पीएफ का जो लमसम पैसा है इसका भी आप यूज कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि लोग इसको चाहते हैं, बल्कि कई बार हमारे हाथ में लमसम आ जाए। तो इसलिए आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके गोल्स हैं, फाइनेंशियल नीड्स हैं, आप उसको आइडेंटिफाई करके उसके साथ इसको अलाइन करो कि मुझे कितना जरूरी है। और हायर पेंशन मतलब बाय डिफॉल्ट तो मैं कहूंगा जरूर लेनी चाहिए जिन जिन के पास ये ऑप्शन है, क्योंकि ये ऑप्शन थी नहीं और बहुत सारे लोग चाहते थे। और वो एक रिटायरमेंट ईयर्स में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की एक एस्पेक्ट होता है कि मेरा पैसा सेफ है और मुझे इतना पैसा हर साल मिलेगा। क्योंकि कई बार बीमार हो जाते हैं, उतना मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं लोग, के बैंकों में भागना इधर, ये तो आपके खाते में आएगी ही आएगी। तो इसलिए ऐसे में इसको ऑप्ट करने के लिए ये भी एक रीजन है कि आपको बहुत सारी चीजें मैनेज नहीं करनी, इतनी पेंशन आ जाएगी। नहीं तो पैसा लोगे आप कहीं पोस्ट ऑफिस में पैसा रखोगे, दूसरी उसमें रखोगे डिपॉजिट्स में, फिर उनको रिन्यू कराओगे, तो वो सारे मनी मैनेजमेंट के आपके जो इश्यूज हैं रिटायरमेंट के बाद, जो आपकी ओल्ड एज में आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है कई बार कि ऑनलाइन चीजें आप उतनी नहीं कर पाते हो और आपकी हेल्थ के हिसाब से आप जा नहीं पाते हो बैंक में ज्यादा, तो उसमें भी मेरा तो यही है कि आपको गारंटीड पेंशन मिल रही है, तो इसको ऑप्ट करना चाहिए। बिल्कुल, गारंटेड पेंशन मिल रही है। हालाँकि अपने-अपने सिचुएशन के हिसाब से इसको इवैल्यूएट करिए। ये काफ़ी अच्छी सलाह दी आपने सुधीर जी। सो ऑन दैट नोट ईपीएफओ पर चर्चा तो हमारी आगे भी कंटिन्यू रहेगी। जैसे-जैसे नियम अपडेट होंगे हम आपको भी अपडेट करते रहेंगे। लेकिन अगर इससे जुड़े आपके भी मन में कुछ सवाल आ रहे हों, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इस बीच कुछ दर्शकों के सवाल भी हमें आ रहे हैं। वो भी एक-एक करके शामिल करते हैं। सुधीर जी, पहला सवाल डीपी सिंह जी का ही आया है और बड़ा बेसिक सा सवाल है, इनको एनपीएस में निवेश करना शुरू करना है, कहाँ से शुरुआत करें? एनपीएस में तो आप डायरेक्टली एनपीएस का एक अपना पोर्टल है, वहां पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके थ्रू। बेसिकली अगर मैं प्रोसेस पूछ रहे हैं, या आपका कोई बैंक या अकाउंट है हुँ। और उस बैंक में भी आपके पास ऑनलाइन ऑप्शन है। तीसरा, आपके पास शेयर ब्रोकर है, उन्होंने भी आपके जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट है या कोई दूसरे ब्रोकर्स हैं, उन्होंने ये सुविधा आपको दी हुई है। और इसमें आपको एक प्रान नंबर होता है, परमानेंट जैसे हमारा होता है, तो इसमें रिटायरमेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं, प्रान, PRAN। वो एक जरूरी प्रोसेस है, उसके बाद ही आपका अकाउंट खुलने के बाद आप उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। अब जब उसमें कंट्रीब्यूट करना है तो मैं चाहूं तो एक साथ भी कर सकता हूं और चाहूं तो मैं उसको मंथली बेसिस पे भी कर सकता हूं। तो अगर मुझे मंथली बेसिस करने हैं तो वो ज्यादा रिकमेंडेड है कि मेरी इनकम अगर मेरे पास रेगुलर है, तो एक तो मेरा पैसा रेगुलर सेव होगा। दूसरा, मुझे इसमें क्योंकि थोड़ा इक्विटी का जो हम कहेंगे इसमें एक पार्ट होता है जो इन्वेस्टमेंट का, वो कहीं ना कहीं उसमें सिप करने के या मंथली बेसिस पे करने से जो भी उसकी वॉलेटिलिटी है वो मिटिगेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसलिए इसको मंथली बेसिस पे करने में ज्यादा हमारी सलाह होती है कि आप इसको पैसे को एक साथ
कम करें। अगर हाँ आपने लास्ट डेट आ गई है, अब जैसे कि आज की डेट में हम सोच रहे हैं कि मुझे एनपीएस में इन्वेस्ट करना है, बहुत सारे लोग तो लास्ट मिनट में ही जागते हैं, तो वो उनके लिए तो ये है कि हाँ भाई अब तो कर दो 50,000, कोई बात नहीं, आप लास्ट मिनट पे आ गए तो, क्योंकि उस पर टैक्स भी बेनिफिट है। लेकिन आने वाले साल के लिए आप अपना जो कैश फ्लो है उसको देखते हुए मंथली बेसिस पे इसको करिए। दूसरा, अगर आपका एनपीएस आपका एम्प्लॉयर दे रहा है तो उसको मत छोड़िए। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया हुआ है कि एम्प्लॉयर ने आपको ये डिडक्शन दी है 80CCD2 की, फिर भी नहीं ली है, और वो अपना टैक्स ज्यादा दे रहे हैं, जबकि जिन कंपनी में एम्प्लॉयर ऑप्शन नहीं है वो तो कुछ कर नहीं सकते हैं, उनके पास तो सिर्फ 50,000 की है 80CCD1B की, या वो एटीसी में आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं। तो एनपीएस में अगर आपका एम्प्लॉयर भी आपको ऑप्शन दे रहा है अप टू 10% यू कैन इन्वेस्ट, और उसमें आपको एडिशनल टैक्स सेविंग है ओवर एंड अबव एटीसी, तो इसलिए उसको जरूर करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपके रिटायरमेंट में बहुत ही जो हम कहते हैं ना सनसेट ईयर्स में, ये पैसा आपके बहुत काम आने वाला है। और ये कंपाउंडिंग इसकी, अगर हम 10% 11% की रिटर्न जो आ रही है पिछले कुछ सालों में, तो ये आपकी एफडी से या पीएफ से भी ज्यादा है। इसको आप हल्के से 1-2% को हम देखने में लगता है कि 8 की जगह 9 है या 9 की जगह 10 है, बट हम जब हम ओवर द ईयर्स कंपाउंडिंग देखते हैं तो उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है ओवरऑल कॉर्पस में। बिल्कुल। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। आप अपने एम्प्लॉयर के ज़रिए भी आप पता कर सकते हैं अगर वो ये ऑप्शन दे रहे हैं तो, और अदरवाइज़ भी रिकमेंडेड है कि अगर आपको पहले तो सोचा है आपने एनपीएस में करने का, बिल्कुल करिए आप, और इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। एक और सवाल ले लेते हैं, ये हमें पूजा शाह ने भेजा है, और ये सीए की पढ़ाई कर रही हैं, उसके अंतर्गत उन्हें ट्रेनिंग के लिए आर्टिकल क्लर्क की हैसियत से कुछ स्टाइपेंड भी मिल रहा है। इनके मन में कन्फ्यूजन है कि क्या इन पर टैक्स का कोई भार आ सकता है? स्टाइपेंड में देखो, अगर लॉ जो इनकम टैक्स लॉ है उसके अंदर लोगों को स्कॉलरशिप से इसको कंफ्यूज करते हैं। स्कॉलरशिप में नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन स्टाइपेंड टैक्सेबल है, चाहे वो डॉक्टर है चाहे वो सीए है। उनको जो स्टाइपेंड मिल रहा है वो एक तरह की ट्रेनिंग ड्यूरिंग द वर्क है, वो एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन है जिसे हम कहें, और जहां ऐसा रिलेशन होता है उसको सैलरी का पार्ट माना जाता है, स्कॉलरशिप नहीं है ये, तो वो टैक्सेबल है। लेकिन इतना ज्यादा स्टाइपेंड नहीं है आजकल, अगर हम देखें 7 लाख तक तो अब कोई टैक्स है नहीं, तो उस तरह से शायद टैक्सेबल इनकम है, बट टैक्स बनेगा ये शायद मुश्किल है। हाँ, इनकी अगर कोई और अच्छी इनकम है, इनके नाम कोई प्रॉपर्टी या एफडीज हैं जिससे इनको इंटरेस्ट इनकम आती है, तो इनकी 18 साल से बड़ी तो एज होगी अगर ये सीए कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप अपनी कंप्यूटेशन कर लें और इसको टैक्सेबल इनकम में ही दिखाएं। बिल्कुल। तो ये सजेशन आपके लिए, आप 7 लाख तक तो वैसे भी कोई टैक्स नहीं है, और अगर उससे कम में है तो फिर आपको घबराने की बात ही, बाकी आप इवैल्यूएट कर सकती हैं। चलिए, फिलहाल समय की कमी, 30 सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और तमाम क्वेरीज का जवाब भी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो थैंक टैक्स यू। मंत्रा में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ईटी नाउ स्वदेश पर खबर का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।